हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री 12th में नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख भी रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ न्यूमेरिकल की वीडियोस भी चल रही है और सीबीएसई के अकॉर्डिंग अब हम सिलेबस करेंगे। थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी हम ये सोच के चलेंगे कि अगर जैसे टर्म बेस्ड पेपर हुए तो उसके अकॉर्डिंग अब हम सिलेबस करेंगे। हमारा ध्यान प्रैक्टिस पे ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आपके नवंबर दिसंबर में पेपर हुए तो उस पर फोकस रखना होगा, यहाँ की पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। ठीक है, तो वीडियोस आप थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, प्लस में आपकी लाइव वीडियोस भी चल रही है, तो आप उसमें भी आके डाउट हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अब थोड़ा सा लाइव वीडियो में, अगर आपको डाउट पूछना है। अभी स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, प्लस में केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना। सर ये क्या है? बड़ा इजी सा पॉइंट है, आपने बैटरीज के बारे में पढ़ा हुआ है पहले से कि बैटरी में क्या होता है। आप क्या करते हो, एक उसके अंदर केमिकल ही तो है, केमिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हो। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम बैटरी को चार्ज करते हैं, तो वहां पर केमिकल एनर्जी बनती है। दैट मींस हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो मेन एक तरीके के प्रोसेस पढ़ने हैं, दैट इज केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, वी विल परफॉर्म या प्रोसीड स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है, यानी कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इन दो प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम क्या दिया हमने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके दो मेन वजह है। पहली बात कि ये फिजिक्स से भी रिलेट करता है, दूसरी बात कि ये आपकी डे टू डे लाइफ से काफी जुड़ा हुआ है और 10th में भी आप इसके बारे में काफी पढ़ चुके हो। केमिस्ट्री रेदर देन ये फिजिक्स ऐसा महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दैट इज कंडक्टर। सर कंडक्टर पढ़ पढ़ के परेशान हो गए, क्या होता है कंडक्टर? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं कंडक्टर कंडक्टर कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, दैट इज कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, जिसमें से चार्ज फ्लो हो सकता है, दैट इज नोन एज कंडक्टर। अब नेसेसरी नहीं है वो कंडक्टर हमेशा सॉलिड फॉर्म में हो, वो लिक्विड्स भी हो सकते हैं, सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपके जो मटेरियल है वो किस टाइप का है। तो कंडक्टर्स को हम बांटते हैं दो मेन पार्ट में। फर्स्ट इज मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटेलिक, एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक। मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, बहुत इजी है। मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें की कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जहां कंडक्टिविटी होती है, दैट इज नोन एज मेटेलिक कंडक्टर्स। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें आयंस की वजह से कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ड्यू टू आयंस। एंड यू कैन सी वेरी वेल, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें कि कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू चार्ज कैरियर्स, एंड चार्ज कैरियर्स कैन बी इलेक्ट्रॉन, कैन बी एनी चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के पढ़े हमने, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। जस्ट अब हम इसके बेस में बेसिक डिफरेंस देखेंगे, उसी से हमें पूरा क्लियर हो जाएगा मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है। चलिए यहां देखते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इसी को ही पढ़ा है हमने बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, आप इसे इग्नोर करते हैं, इग्नोर करोगे तो काम नहीं चलेगा भाई। पढ़ा है आप सबने। देखो मैं कई बार ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, शायद लाइव में बोली, मतलब मैंने, मुझे नहीं पता मैंने बात वीडियो में बोली है नहीं, बट लाइव में मैं ये बात पहले कई बार बोल चुका हूँ
कि आप कुछ नया सीखते हो ठीक है, बट वो नया पीछे की बेसिक नॉलेज से आए। अगर आप उस पीछे की बेसिक नॉलेज को कनेक्ट करने में कामयाब हो गए तो आपको कंसेप्ट इजी लगेगा। अदरवाइज सब कुछ न्यू हो जाएगा तो उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काइंड ऑफ रट्टाफिकेशन हो जाता है। तो जस्ट हम पीछे की मेमोरी को गैदर करेंगे, उसकी हेल्प से हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो मेटलिक कंडक्टर्स आप बहुत इजीली इनको डिफाइन कर सकते हो। दे आर मेटल्स, यू नो वेरी वेल, आपके घर में मेटल्स की बात लगी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स दैट इज सॉल्यूशंस, इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन? हर सॉल्यूशन कंडक्टिविटी भी नहीं कराता। सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, इसके बारे में तो जानते हो, नमक को पानी में मिला दो तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये बड़ा केस पड़ा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। इसमें कंडक्टिविटी क्यों होती है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्यों होती है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ions. First point. Second point, they will show conductivity in solid form. Solid में conductivity ये show करते हैं, but aqueous form और molten form. molten form में conductivity करते हैं, ये आपके सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिविटी नहीं कर सकते। रीजन साथ साथ सुनते जाना, लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि आयंस फ्री नहीं होते। जैसे अगर आपने सोडियम क्लोराइड लिया तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में सोडियम का Na+ और क्लोरीन का Cl- फ्री नहीं है। एज दे आर नॉट फ्री सो दे कैन नॉट एक्ट एज ए चार्ज कैरियर, ठीक है। दे कैन एक्ट एज चार्ज कैरियर, वो चार्ज कैरियर की तरह काम कर ही नहीं सकते। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट रियली सेपरेटेड एज कैटायन एंड एनायन। वो सेपरेट हुए ही नहीं अभी कैटायन एंड एनायन के फॉर्म में। सेपरेट कब होता है? या तो मोल्टन स्टेट में जाए या फिर एक्वस स्टेट में जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, विद टेम्परेचर कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, ठीक है। विद टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीज। इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। व्हाई? बिकॉज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि मेटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। फिजिक्स में आप इसके बारे में काफी पढ़ोगे, ठीक है। आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ती है, साथ साथ नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब आप खुद सोचो कि मैंने आपको बोला चलो भाई आपको यहां से किसी दूसरी जगह जाना है, ठीक है, और मैंने कहा चलो गाड़ी ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम चेंज करते रहेंगे। आप गाड़ी ठोकते बार जितनी ज्यादा बार आपकी गाड़ी ठोकेगी उतना ही ज्यादा लेट आप पहुंचने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाता है। फिर सर यहाँ क्या होता है? सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। स्पेस काफी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी आपने एक नॉर्मल सी नैनो में फरारी का इंजन लगा दिया, दौड़ने दो। हालांकि चलेगी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी ब्रांड को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सब समझाने की कोशिश करो कि धीरे चलने वाली है। एक नॉर्मल कार में आपने नाइट्रो का एक लगाते हैं ना, गेम वगैरह में नाइट्रो लगा देते, बहुत तेज चलती है। तो काइंड ऑफ इसकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, सिंपल सी बात है। पिज्जा बॉय आपके घर तक आ गया, पैदल आए और एक बार गाड़ी से आए तो गाड़ी से जल्दी पहुंचेगा, तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है नो मैटर ट्रांसफर, ठीक है। मैं कीवर्ड्स ये बहुत छोटे पॉइंट लिखता हूं ताकि समझने में इजी हो। यहां पर मैटर ट्रांसफर होता है, यहां पर सिर्फ चार्ज ट्रांसफर होता है। किसके केस में? मेटेलिक के केस में ओनली चार्ज ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में मैटर पूरे का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। व्हाई? बिकॉज अगर आयंस में जो आपके सॉल्यूशन है उसमें आयंस प्रेजेंट है, इफ दे विल मूव देन मास विल आल्सो मूव, मास एंड एज वेल एज
दे ऑक्यूपाई स्पेस, दैट मींस मैटर विल मूव। तो मैटर एक जगह से दूसरी जगह इसमें मूव करता है और मेटेलिक कंडक्टर्स में मूव नहीं करता। तो ये बेसिक डिफरेंस थे मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के। ठीक है, हमारा जो पूरे का पूरा ध्यान रहेगा इस चैप्टर में मेनली फोकस रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पे, मेन जो ये चैप्टर का मेन फोकस है। ठीक है, तो ये था हमारा मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ना है हमें। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। गर्मी होता है भाई, चाहे बारिश कितनी हो जाए गर्मी तो रहेगी। दो टाइप के होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसमें कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। इसको जरा इससे समझते हैं। हमने पढ़ा हुआ है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। वीक एसिड क्या होते हैं, जो H+ आयन को इजीली रिलीज नहीं करते। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जो H+ आयन को इजीली रिलीज कर देते हैं। सेम यहां सोचो कि आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है, दैट इज इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं HCl का। ये H को इजीली, मतलब ये ब्रेक होता है इस तरीके से, CH3 मैं लिख देता हूं, CH3COH ब्रेक होगा इस तरीके से, CH3COO- +H+, और HCl ब्रेक होगा इस तरीके से, H+ प्लस में Cl-। अब ये जो है, अगर मान लो यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल थे तो 100 में से मुश्किल से 30 से 40 यानी कि बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स इस पार्ट में ब्रेक होंगे, तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या मिलेंगे, कम। बट अगर इसके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो अप्रोक्सीमेटली 95% यानी कि 95 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे H और Cl में, यानी कि आयंस यहां बन जाएंगे और इसमें आयंस कम बनेंगे। तो क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयनिक फॉर्म में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, बहुत ही कम वैल्यू होती है उसकी डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन के लिए हम यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज अल्फा। अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ये रेशियो होता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो रहे हैं, आयनाइज यानी आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। जितने ज्यादा कन्वर्ट होंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट हो जाते हैं आयंस के फॉर्म में, वीक इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट नहीं हो पाती। यही वजह है कि इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम होती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हमारे यहाँ पर होते हैं। अब कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पढ़ते जरा समझते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के फैक्टर्स है कुछ। फर्स्ट है सोल्यूट इंटरैक्शन, सेकेंड है सॉल्वेंट इंटरैक्शन, थर्ड है आपका टेम्परेचर वाला पार्ट। जरा इसको समझेंगे, सोल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट इंटरैक्शन। ठीक है, सोल्यूट इंटरैक्शन क्या होती है कि अगर सोल्यूट और सोल्यूट के बॉन्ड ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे, और डिसोसिएशन नहीं होगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर इसका बॉन्ड वीक होगा, सोल्यूट इंटरैक्शन अगर वीक होगी तो वो इजीली टूट जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे। जैसे H और Cl है, इजीली ब्रेक हो गए तो वहां पर कंडक्टिविटी करेंगे। सॉल्वेंट इलेक्ट्रोलाइट, इसको विस्कोसिटी भी बोल सकते हो। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो मूवमेंट ऑफ आयंस में प्रॉब्लम होगी, इट्स काइंड ऑफ अ लिक्विड फ्रिक्शन। ठीक है, अगर सॉल्वेंट इंटरैक्शन ज्यादा है तो सोल्यूट की मूवमेंट बहुत ही मुश्किल से होगी, और इसी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आपकी जो कंडक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाएगी। और टेम्परेचर वाला केस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये इसके कुछ पॉइंट है। चलिए अब थोड़ा सा ब्रॉड में समझते हैं। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, या तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या फिर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी,
वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि आयंस नहीं बनेंगे। सेकंड है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसको जरा जोड़ देते हैं हम किससे, अगर कोई पोलर है, पोलर इलेक्ट्रोलाइट पोलर होते हैं तो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसोसिएट होगा। हम जानते हैं अच्छे तरीके से लाइक डिसॉल्व लाइक, तो यानी कि सॉल्वेंट का नेचर पोलर होना चाहिए। पोलर नेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होंगे आयंस में, ठीक है। पोलर यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा क्रिएट होगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट से आयंस में ब्रेक होंगे, सो दे आर पोलर इन नेचर। बट इन सॉल्वेंट कैन बी पोलर एंड आल्सो नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल ऑयल इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर, तो वाटर में ज्यादा डिसोसिएट होने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि पोलर को डिसॉल्व करेगा। थर्ड है साइज ऑफ आयंस। क्या होता है कि सोल्यूट सॉल्वेंट मिक्स हो जाता है और अगर उसकी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगी तो सोल्यूट का साइज बढ़ जाएगा। मान लो कि सोल्यूट का पार्टिकल अभी सॉल्वेंट में मिक्स हो गया, ठीक है, इसका साइज बढ़ गया तो इसको मूवमेंट करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो सोल्यूट अगर मिक्स हो जाता, ठीक है, मिक्स होना चाहिए, बट कहते हैं ना जरूरत से ज्यादा अगर मिठास और रिश्तों में तो खटास आ जाती है, मिठास से भी खटास आ जाती है। रसगुल्ले भी 2 दिन बाद कितनी चाशनी में रख लो वो खराब होंगे तो खट्टे ही होते हैं, यही केस यहाँ पर कहाँ रसगुल्ले में पहुंच गए। चलो दिवाली बहुत दूर है। साइज ऑफ आयंस का मतलब कि अगर आपका जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में मिक्स हो गया और उसके बाद अगर उसका जो सोल्वेशन इफेक्ट होता है उसकी वजह से अगर उसका साइज बढ़ गया तो उसको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। थर्ड है फोर्थ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये लगता है अरे यार कितने नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, अच्छा होगा, बट दिक्कत क्या होगी, एज यू नो वेरी वेल आयंस इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इफ नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज देन देयर विल बी चांसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दिस टाइप ऑफ आयंस विल आल्सो इंक्रीज। ये थी मेरी फ्रेंड्स, अब आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ, उर्दू फारसी नहीं समझा रहा, थोड़ा सा हिंदी में आ जाते हैं। क्या कहता है कि अगर देखो आयंस है, हाँ ठीक है, आयंस एक दूसरे से दूर भी रहने चाहिए। अगर ज्यादा आयंस ले लोगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट भी करने लगेगा, उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। लास्ट इज टेम्परेचर एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे किसके, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मतलब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़े, फिर ये भी पढ़ा कि कंडक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पॉइंट। अब हम आगे जो नेक्स्ट है उसमें और भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है वो समझेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।